हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स जो है उनमें कैसा होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, प्लस मशीनरी मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती हैं, बट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, एमएससी एग्ज़ाम, बीएससी एग्ज़ाम, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग योर कलीग्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्रोटीन्स एंड द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वी कैन से द रॉ मटेरियल। स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक इंट्रो पार्ट देख लेते हैं यूकैरियोट्स के अंदर एप्लीकेशन का, दैट इज़ जो हमारा डीएनए होता है, जो जीनोम जो हमारा होता है, उसकी शेप की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था दैट इज़ जो है वो सर्कुलर नेचर का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो जीनोम जो है वो लीनियर नेचर का पाया जाता है। देन यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल ओरिजिन जो है वो पाए जाते हैं, जिन्हें कि ARS कहा जाता है। ARS मतलब ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस जो है उन्हें कहा जाता है। बेसिकली ये सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, ये सीक्वेंस 80 रिच सीक्वेंस होते हैं, 100 बेस पेयर तक जो है इनकी वो लेंथ जो है वो होती है। 80 रिच सीक्वेंस होने का कारण क्या है, दैट इज़ 8 और T के बीच में जो है वो हमें पता है कि उनके बीच में जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है, एज कम्पेयर टू G एंड C जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जिसको तोड़ना जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये इजीली जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। और अगर हम ARS की बात करें, ह्यूमंस के अंदर इनका जो अमाउंट है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का होता है, और ईस्ट के अंदर जो है ये 100 से लेके और 1000 तक के सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। रेप्लिकेशन का नेचर जो है वो कैसा होता है, पैसिव रेप्लिकेशन होता है। पैसिव रेप्लिकेशन क्या होता है मैं आपको फर्दर वीडियो में नेक्स्ट में बताऊंगी। देन यहाँ सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, जहाँ 2 ORIC जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है और उनमें मल्टीपल राउंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा केस यूकैरियोट्स में देखने को हमें नहीं मिलता। सो जैसे कि अगर हम बात करें, दीज आर द ARS सीक्वेंसेस, ओके। और देन लेटर ऑन, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपके नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है वो रेप्लिकेशन बबल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, आपकी पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिवेट होती है, रेप्लिकेशन प्रोटीन्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें, जहाँ आपकी जो है पूरा रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, उस पार्ट पे अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसे जो है वो एक्टिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। और अगर ARS वाले जो ये साइट है, ओके, जहाँ आपका रेप्लिकेशन बबल नहीं बना है, इसे जो है वो पैसिव रेप्लिकेशन जो है वो कहा जाता है। अब अगर हम फेज़ की बात करें या ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, सेल साइकिल की हमें पता होना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनका फर्दर यूज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, हमारी सबसे पहली जो आती है G1 फेज़, जो कि सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट फेज़ मानी जाती है। देन S फेज़, ओके, देन G2 फेज़ एंड देन द M फेज़। सो अब G1 फेज़ जो होता है वो आपका प्रिपरेटरी फेज़ होता है। बेसिकली इसमें जो आपके रेप्लिकेशन के होने के लिए जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई हमें S फेज़ में चाहिए होना है, हमें जो है S फेज़ में जो है वो DNA को रेप्लिकेट करना है। तो DNA के रेप्लिकेशन में हमें जो है हमारी डिमांड होगी, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। सेकेंड थिंग कि G1 फेज़ के अंदर आपकी, जैसे कि आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, डिवीज़न, सेल डिवीज़न पढ़ा होगा, तो इसके अंदर जो है वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपके हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एवरीथिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कॉपी हो जाते हैं अपने आप से, उनकी कॉपियाँ बन जाती हैं। एज ए रिजल्ट कि जब रेप्लिकेशन होगा, जब सेल डिवीजन होगा लेटर ऑन, तब क्या होगा, वो एक एक जो आपकी पर्टिकुलर सेल है उसमें जो है वो पहुँच पाए। नेक्स्ट हमारी जो फोकस वाला पार्ट आता है, दैट इज़ द S फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज़ रेप्लिकेशन के लिए डेडिकेटेड है। और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी यहीं सिंथेसाइज होते हैं, DNA का कंटेंट यहाँ डबल हो जाता है। ओके, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और देन अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस जो हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, दैट इज़ 2n नेचर उनका होता है। रेप्लिकेशन के बाद भी वो 2n ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 2n है तो रेप्लिकेशन के बाद में वो
4n बन जाएंगी। ऐसा केस यहाँ नहीं होता। डीएनए के कंटेंट की जब हम बात करते हैं, सपोज फर्दर वीडियोस में बेसिक्स जो है जेनेटिक्स के मैं स्टार्ट करूँगी, उसमें आपको मैं एक पर्टिकुलर मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू कंटेंट और क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स जो है कैसे सेपरेट होते हैं, सेल डिवीजन की कौन से साइकिल में कैसा फेज जो है इनका रहता है। तो सपोज डीएनए का जो कंटेंट है 2C, डीएनए के कंटेंट को हमेशा एक यूनिट होती है पिकोग्राम, उसके अंदर मेजर किया जाता है। तो 2C जो है रेप्लिकेशन के बाद में वो 4C बन जाती है। दैट इज सपोज दिस इज योर डीएनए पार्ट। आई कैन से देखो, ये एक आपकी क्या है, एक सेल है, रेस्टिंग स्टेज की सेल है। सपोज मैं इसे जाइगोट भी कह सकती हूँ। अब इसमें एक जो डीएनए सेगमेंट होगा वो पैटर्नल साइड का होगा, एक जो है वो मैटरनल साइड का होगा। और इन्हीं डीएनए को अगर मैं सेपरेट करती हूँ, सपोज दिस इज द पैटर्नल डीएनए एंड दिस इज द मैटरनल डीएनए, तो इन दोनों की क्या होगी, दो कॉपीज, दो कॉपीज जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। सो दैट विल बी द मेन रिजल्ट जो है वो होगा। आपको क्या होगा कि आपको देन फर्दर दिस डीएनए, तो इस डीएनए के जो है वो ये दो कॉपीज बन गई, सपोज द मैटरनल डीएनए, और इस डीएनए के जो है ये कॉपीज है पैटर्नल डीएनए। तो 2C कंटेंट था अर्लियर, ये कौन सा कंटेंट है, ये 2C कंटेंट था, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आपको 4C कंटेंट अब देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो क्या है, कंटेंट की बात हो गई। अब अगर हम बात करें, हमारे जो है सेल बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ द सेल साइकिल रेगुलेशन। दैट इज़ कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं सेल साइकिल के हर फेज़ के ट्रांजिशन को। दैट इज़ कि G1 फेज से S फेज़ में कब जाना है, S फेज़ से G2 फेज़ में कब जाना है, एंट्री कैसे होगी, तो उनको जो है रेगुलेट करते हैं सर्टेन प्रोटीन्स, बेसिकली CDKs और साइक्लिन्स के नाम से वो जाने जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें G1 फेज़ के अंदर साइक्लिन D और CDK 4 और 6 जो है उसका रोल देखने को मिलता है। G1 और S फेज़ जो आपकी आती है उसमें साइक्लिन E और CDK 2 का जो है रोल देखने को मिलता है। फर्दर ऑन एस फेज के अंदर साइक्लिन A एंड CDK 2 का ही रोल देखने को मिलता है। और G2 और M फेज जो आपकी होती है उसमें साइक्लिन B एंड CDK 1 का रोल जो है वो देखने को मिलता है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है, S फेज, क्योंकि रेप्लिकेशन ही हो रहा है। तो इसके जो पॉइंट्स है, दैट इज का जो साइक्लिन A है और CDK 2 है, इनको हम ध्यान में लेके चलेंगे आगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की और प्रोटीन्स की। सो इनिशिएटर प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में देखा था, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी ORI साइट जो है, जिसे यहाँ पे ORC दैट इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि 1 to 6 की रेंज में होता है और ATP बाउंड फॉर्म में होता है। सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन्स का रोल होता है। इनिशिएटर प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, वो आपके जो ARS सीक्वेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेलिकेज। जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था, हम एक जो है कंपैरेटिव टेबल भी देख लेंगे। प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज था वो आया था किसके थ्रू, हेलिकेज लोडर के थ्रू। DNA जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कहा गया था एक ऐसे प्रोटीन को जो कि इनिशिएटर प्रोटीन था, जो कि आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को आइडेंटिफाई कर रहा था। देन बात आई थी हमारे हेलिकेज और हेलिकेज लोडर की, बिकॉज हेलिकेज जो है वो अपने आप नहीं आता, उसको कोई लोड करके लाता है। दैट इज उसको लोडिंग का काम जो है वो एक और प्रोटीन का होता है, दैट इज इसी की हेलिकेज लोडर कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है हेलिकेज जो था, दैट इज हेलिकेज जो है उसे DNA B कहा गया था। हेलिकेज को DNA B कहा गया था और हेलिकेज लोडर को जो है वो DNA C कहा गया था। यहाँ अगर हम नाम देखें, नाम चेंज हुई है, एक्टिविटी वही रही है। हेलिकेज को यहाँ पर नाम दे दिया गया है MCM227, दैट इज मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस। ये क्या काम करता है, एज वी ऑलरेडी नो, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है ब्रेकेज करने का काम जो है वो ये करता है। देन हेलिकेज लोडर, MCM को लेके कौन आएगा, MCM को लेके आएंगे CD6 एंड CDT1। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होते हैं। आफ्टर लोडिंग क्या हो जाएंगे, अब ये डिग्रेड हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब कि CDC6 जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस में हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा प्रोटीन या एंजाइम जो किसी की लोडिंग में हेल्प कर रहा है या किसी को लेके आ रहा है, देन उसकी खुद की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, उसका काम पूरा हो चुका है, वो डिग्रेड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सेम केस जो है यहाँ CDC6 का और CDT1 का है, ये आपका पूरी तरह डिग्रेड हो जाएगा और CDT1 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो आपका हो जाएगा। अब ये चीज़ें कहाँ हैं, ये हेलिकेज और हेलिकेज लोडर की जो एक्टिविटी है वो आपको अर्ली
जीवन फेज़ के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने बात करी थी जीवन फेज़ के अंदर ही कि आपकी जो मशीनरी है, रेप्लिकेशन मशीनरी है, वो बन के तैयार हो जाती है कि हमें हमारा काम करना है। रेप्लिकेशन का फेज़ जो है एस फेज़ में होता है, वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट प्रोटीन, जिसे कि हम रेप्लिकेशन प्रोटीन ए कहते हैं या फिर आरपीए कहते हैं। एसएसबी प्रोटीन का नाम हमने जो है वो देखा था किसके अंदर, वो हमने देखा था प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। वहाँ इनका क्या काम था कि ये जो रेप्लिकेशन बबल बने हैं उनको स्टेबिलाइज करने का काम जो है वो बेसिकली कर रहे हैं कि हेलिकेज ने अपना काम कर दिया, उसने अनवाइंडिंग कर दी, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो वापस आपस में जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनमें बन सकती है। सो उस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को रोकने के लिए क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन्स जहाँ की यहाँ पे उन्हें आरपीए कहा गया है, तो उनका काम जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर एंजाइम दैट इज़ द प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, वो प्राइमर का एडिशन करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर जो है उसे बोला गया है दैट इज़ डीएनए पोल अल्फा। डीएनए पोल अल्फा जो है वो क्या करेगा, आरएनए की प्राइमर सिंथेसिस जो है वो करेगा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट एंजाइम, जैसे कि जहाँ हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम देखा था प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, यहाँ एक और मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कि डीएनए पोल डेल्टा और डीएनए पोल एप्सिलॉन कहा जाता है। ये प्रोसेसिव तरीके के एंजाइम्स होते हैं। ओके, अब डेल्टा जो है वो क्या करता है, डेल्टा जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है और एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो पर्टिकुलरली करता है। ये हमारी बात हो गई डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज़ द क्लैंप और क्लैंप लोडर, जिसे हमने जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर दो नाम से जाना था, दैट इज़ द बीटा कम्प्लेक्स एंड द गामा कम्प्लेक्स बेसिकली। सो बीटा जो है वो आपका कौन था, वो आपका क्लैंप था, और गामा जो था वो कौन था, आपका क्लैंप लोडर था। यहाँ इनके नाम क्या हो चुके हैं, पीसीएनए क्लैंप के लिए यूज़ में लिया है, दैट इज़ द प्लोरीफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन रिंग, जो कि आपका बीटा है, एंड द क्लैंप लोडर दैट इज जिसे कि आरएफसी कहा गया है, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। इन दोनों के काम मैं पहले बता चुकी हूँ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स वाली वीडियो में, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख कर आइए। इनके काम जो है वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उससे बाइंड होकर ये रहते हैं ताकि जो है ये अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टिका रहे। ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्रैंड है उससे नीचे चला जाए या ऊपर जो है वो चला जाए, किसी भी तरीके की जो है वो मिसमैच एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट एंजाइम दैट इज़ फॉर द प्राइमर रिमूवल। उसके लिए जो है वो यहाँ पे आरएनएज एच, ओके, और FEN1 दैट इज़ द फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम जो है उसका यूज़ यहाँ देखने को मिलता है। देन एट लास्ट हमारे जो गैप्स जो रह गए हैं, वो जो गैप्स है प्राइमर के हटने के बाद जो गैप रहते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए जो है एक और एंजाइम का यूज़ आता है अगेन, दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। देन अब इनकी गैप फिलिंग के बाद क्या होगा, गैप्स जो है वो सील होंगे, जो कि लाइगेज जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम वो उनकी सीलिंग करेगा। एंड एट लास्ट टोपोआइसोमरेज जो है वो आपका ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में सीक्रेटली अपनी एक्टिविटी करता ही रहता है। दैट इज़ वो क्या करता है, वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो है डीएनए के बना के रखता है ताकि जो है इजीली जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो आके डीएनए के साथ बाइंड होके अपनी एक्टिविटी जो है वो अच्छे से कर पाए। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स के डीएनए यूकैरियोट्स के डीएनए में जो है वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसा कि हमें पता है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन की बजाय एक और स्टेप आपको देखने को मिलता है। टर्मिनेशन हम ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली विजिबल नहीं होता। टर्मिनेशन के अलावा एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे कि हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, क्या इसका सिलसिला है, सारा हम देखेंगे लेटेस्ट स्टेप्स में। स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। तो इनिशिएशन के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं बेसिकली, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बात कर ही ली है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ARS बाय ORC126 दैट इज इनिशिएटर प्रोटीन ATP से बाउंडेड फॉर्म में होता है और वो क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर ARS को पहचानेगा। ये क्या है, यहाँ पे जो आपका आया है दैट इज़ द ORC। ओके, तो इसने जो है वो क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। देन
CDT1 एंड CDT6 रिक्रूट्स M2 MCM227। CDT1 और 6 क्या थे, हमने बात कर ली थी, ये हेलिकेज लोडर थे जो कि हेलिकेज को लेकर आएंगे। हेलिकेज कौन है, MCM227। तो ये हेलिकेज लोडिंग की एक्टिविटी हो गई इन एन ATP डिपेंडेंट मैनर। मतलब CDT1 और CDT6 को क्या चाहिए, ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए हेलिकेज को रिक्रूट करने के लिए, उसे लोड करने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज द MCM227 दैट इज़ योर हेलिकेज पार्ट। एंड इसके ऊपर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट जो है वो CDC6 है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका CDT1 है। तो ये आपके हेलिकेज लोडर हो गए। लेटर ऑन ये डिग्रेड हो जाते हैं और एक जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो कम्प्लेक्स बना है इसे हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स, जो कि जीवन फेज की अर्ली फेज में ही बन जाते हैं। अभी हमारा इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बना है, अभी उसमें और एक्टिविटीज़ बाकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है जीवन फेज से एस फेज की तरफ। एस फेज की तरफ हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइक्लिन्स और CDK2 जो है उसका रोल देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने फोकस किया था सेल साइकिल के बाद जब मैंने की थी कि साइक्लिन ए और CDK2 जो है उसका यूज़ यहाँ देखने को मिलता है। और अलोंग विद दैट आपको क्या है, एक और प्रोटीन देखने को मिलता है DDK प्रोटीन, जो कि जिसे कि DB4 डिपेंडेंट काइनेज जो है इसकी फुल फॉर्म है, इसे कहा जाता है। अब इसका काम क्या होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात हमारी आती है जो साइक्लिन ए और CDK2 है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फोस्फोराइलेशन का काम करते हैं। फोस्फोराइलेशन का काम हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन अगर फोस्फोराइलेट होता है, उस पर फोस्फोरस ग्रुप ऐड होता है, तो या तो वो एक्टिव हो सकता है, या वो डिग्रेड भी हो सकता है, या फिर वो इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा MCM227 जिसका क्या काम था, हेलिकेज का काम है उसका, वो DNA को बार बार अनवाइंड करेगा उसे, तो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ फोस्फोरस ग्रुप। और CDC6 और CDT1 जो कि अब हमें नहीं चाहिए, जो क्या थे, हेलिकेज लोडर थे, इनकी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, तो ये क्या होंगे, एक डिग्रेड हो जाएगा और एक जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब हमारा बनता है इनिशिएशन कम्प्लेक्स। इनिशिएशन कम्प्लेक्स में अगर हम देखें, ये आपका जो है स्टार्टिंग ORC प्रोटीन था जिसने कि इसको ARS को रिकॉग्नाइज किया था। देन लेटर ऑन ये आपका जो है वो MCM227 जो है, जो कि यहाँ बाइंड है, प्लस ये फोस्फोराइलेट हो चुके हैं। अलोंग विद दैट ये हमारा CDC6 और CDT1 है, इधर भी CDC6 CDT1 है, ये भी फोस्फोराइलेट हो चुके हैं। ओके, फोस्फोराइलेशन से इनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CDC6 और CDT1 जो है वो आउट ऑफ द पिक्चर होंगे, और आपका क्या होगा, हेलिकेज जो है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा एस फेज के अंदर। सो दिस इज द इनिशिएशन कम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। अब अगर हम बात करें तो देखो ये हुआ सीन क्या है। अब हमारा इनिशिएशन में क्या क्या हुआ, सबसे पहले हेलिकेज की लोडिंग हुई, हेलिकेज का एक्टिवेशन हुआ फोस्फोराइलेशन के बाद, और एट लास्ट क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल स्टेबिलाइज्ड बाय RPA। दैट इज RPA कौन था, SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन्स जो है अब यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, आपके बाइंड हो जाएंगे, और रेप्लिकेशन बबल जो है वो बन जाएगा। रेप्लिकेशन बबल में बेसिकली क्या होते हैं, 2 रेप्लिकेशन फॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो ये आपका रेप्लिकेशन बबल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है, दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें, एक एंजाइम होता है दैट इज़ द DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा। DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा बेसिकली क्या करता है, इस ये जो है एक तरीके की कैटालिटिक सब यूनिट की तरह एक्ट करता है। दैट इज़ ये क्या करता है, DNTPs और RNTPs जो है उनका एडिशन जो है ये करता है। DNTPs का एडिशन कब करेगा, जब इसे DNA की सिंथेसिस करनी है। ओके, और RNTPs का एडिशन कब करेगा, जब इसे प्राइमर बनाना है, RNA का प्राइमर बनाना है। अब इनके अंदर अब ये है तो पॉलीमरेज एंजाइम, तो क्या इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तो आपका जब ये DNA की सिंथेसिस करेगा तब इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो आपकी है, दैट इज जो आपकी 3' to 5' या 5' to 3' जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो होती है। लेकिन जब ये प्राइमर की तरह एक्ट करेगा, जब इसको प्राइमर बनाना है, तब इसमें जो है वो क्या होगा, ये वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो वो नहीं देखने को मिलती। फर्दर ऑन हम वीडियोस में देखेंगे तब हम जो है वो क्लियरली समझ जाएंगे बाकी प्रोसीजर जो है वो चल क्या रही है। सो अब देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट। अब देखिए क्या हुआ। सो
स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम है हमारे कौन कौन से एंजाइम, ये आपका जो है 5' टू 3' डायरेक्शन है, 3' टू 5' डायरेक्शन है। हेलिकेज जो आपका है दैट इज MCM227 जो है वो यहाँ आ चुका है। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपका क्लैंप है, क्लैंप लोडर है, ठीक है, वो सब डिग्रेड हो चुके हैं। अब DNA पॉलीमरेज अल्फा जो है वो क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर सबसे स्टार्टिंग में 10 से 12 RNTPs दैट इज RNA प्राइमर का एडिशन जो है वो कर देता है। देन क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप जो इसकी आएगी दैट इज़ वो DNTPs जो है उनका एडिशन जो है वो करने लग जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट, ये अगर हम बात करें ये क्या है, आपके RNTPs है, और ये जो आपका स्काई ब्लू पार्ट है दैट इज़ द DNTPs। फर्दर और प्राइमर के आगे DNA की सिंथेसिस जो है वो ये स्टार्ट कर देंगे। नाउ अब क्या होगा, नया जो DNA है वो ऐड कौन करेगा, आगे का जो कदम उठाएगा वो कौन उठाएगा, आपका DNA पॉलीमरेज अल्फा। DNA पॉलीमरेज अल्फा जो है वो आपका मतलब क्या है, आगे का जो DNA सिंथेसिस जो है वो करेगा। अब हमारी बात आती है एक नया पॉइंट, जैसे कि अगर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करें, सबसे पहला स्टेप जो है, यहाँ 3 स्टेप हो चुके हैं आपके कंप्लीट। फोर्थ स्टेप पे अब हम चलते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या है, दैट इज द प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर हो चुका है बाय द DNA पॉलीमरेज अल्फा। अब क्या होगा, एक एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। पॉलीमरेज स्विचिंग बेसिकली क्या है कि DNA पोल अल्फा जो है वो थोड़ा सा प्राइमर 5 से 10 DNTPs जो है वो ऐड करेगा, लेकिन लेटर ऑन उसने जो काम किया है उसको संभालने के लिए दूसरा DNA पॉलीमरेज आ जाता है दैट इज DNA एप्सिलॉन, पोल एप्सिलॉन एंड डेल्टा रिस्पेक्टिवली। जैसे कि हमने बात किया था कि लीडिंग और लैगिंग स्टैंड पे ये अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक DNA पॉलीमरेज की स्विचिंग हुई है। पहले जो है वो अल्फा था, अब कौन हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो वो जो केस जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है अगला स्टेप दैट इज सिंथेसिस बाय मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस। मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस आपके एप्सिलॉन डेल्टा है, तो वो क्या करेंगे, वो पॉलीमराइजेशन करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ द DNA सीक्वेंसेस। और उनकी स्पीड जो है वो बेसिकली क्या होती है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ये जो है वो उनका एडिशन जो है वो करेंगे। और अब अगर जैसे हम फिगर में देखें, दिस इज द PCNA पार्ट, दिस इज द RFC पार्ट। इनका क्या रोल है, ये आपके क्लैंप और क्लैंप लोडर है, तो ये जो है इसके साथ अटैच आपके रहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, RFC रिक्रूट्स PCNA। RFC कौन था, आपका क्लैंप लोडर था, वो क्लैंप को लेके आएगा PCNA को इन ATP डिपेंडेंट मैनर एंड देन इट लीव्स, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत जो है वो बेसिकली नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें DNA पॉलीमरेज अल्फा के बारे में थोड़ी सी, तो ये कैसा होता है, ये एक तरीके का नॉन प्रोसेसिव एंजाइम होता है। DNA पॉलीमरेज अल्फा जो है वो पोल डेल्टा और इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, और इसी प्रोसेस को पॉलीमरेज स्विचिंग भी कहा जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो ये जो है आपकी प्रोसेस जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है वो चलती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द प्राइमर रिमूवल। की प्राइमर को रिमूव करने का काम हमें करना है। RNA प्राइमर अब हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा, RNase H एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो RNTPs को रिमूव करेगा, और ये जो RNTPs हैं इनको रिमूव करने का काम करेगा RNase H। ओके, एंड फर्दर जो आपके DNTPs हैं और RNTP के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, FEN1 बॉन्ड की। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द RNTP, ओके, added by DNA polymerase alpha, and this is the also the DNTP part। ये भी DNA polymerase alpha ने ऐड किया था, लेटर ऑन डेल्टा या एप्सिलॉन जो आए थे उन्होंने किया था। इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज़ द बॉन्ड बिटवीन देम, कि बॉन्ड का यूज़ करना हमें जो है वो ज़रूरी है, इनको ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी हमारी फर्दर प्रोसेस हो सकती है। उसको जो बॉन्ड का टूटने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, वो FEN1 करेगा। सो नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ DNA। अब देखो RNTPs क्लियरली मैं और इस डायग्राम को विजुअलाइज करके दिखा रही हूँ, और ये आपके जो है वो DNTPs हैं जो कि स्काई ब्लू कलर में है। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा बाय द दिस इज द क्लीवेज एक्टिविटी बाय RNase H। RNTP को हटाने की जो एक्टिविटी है, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, FEN1। जो इसका FEN1 जो है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, इसका नाम जो है वो क्या है, मिसनोमल। एंडोन्यूक्लियस का नाम, एक्टिविटी क्या होती है वो अलग होती है, और जबकि यहाँ ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो है वो
अलग एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट इज़ द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यहाँ जो है इसका नेम जो है वो एक तरीके से मेसनोमर की फॉर्म में जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैप फिलिंग। अब क्या हुआ, गैप क्रिएट हुई प्राइमर्स के रिमूव होने के कारण। सो इंटरनल प्राइमर्स रिमूव हो जाते हैं, गैप जो है वो फिल हो जाते हैं, बट प्राइमर्स टू एन एक्सट्रीम एंड व्हेन रिमूव्ड वो क्या होते हैं, एक गैप जो है वो छोड़ के जाते हैं, और जिसे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। दैट इज़ यहाँ पे हमारे ये प्राइमर थे, प्राइमर रिमूव हुए, देन क्या हुआ, डीएनए पोल एप्सिलॉन आया, उसने जो है डीएनए के सीक्वेंस को और आगे बढ़ा दिया, गैप्स जो है वो आपके फिल हो गए बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और इधर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा। लेकिन लेटर ऑन फिर क्या हुआ, डीएनए लाइगेज आपका आया, उसने जो है वो सीलिंग क्रिएट करी, जितने भी आपके ब्रोकन फ्रैगमेंट्स थे उनको जोड़ा और एक सिंगल फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है इन्होंने किया। लेकिन यहाँ अगर हम देखें गैप्स बचे हुए हैं, डीएनए कम्प्लीटली जो है यहाँ सिंथेसाइज नहीं हो पाया। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्या है, चलो इनको हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो देखो, प्राइमर रिमूवल और गैप फिलिंग और सीलिंग हमने देख ली थी। अब यहाँ 3' OH ग्रुप नहीं है, जैसे कि हमें पता है कि 3' OH ग्रुप होता है, तो फिर क्या है, अब गैप फिलिंग कैसे होगी। तो इस पेज पे 3' OH ग्रुप नहीं होता, टर्मिनल पोजीशन पे तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। ओके ओके, और ये जो है अब क्या हुआ, कोई भी मान लो आपका एक डीएनए का सीक्वेंस है, एक स्ट्रेच है, हर बार जब भी इसका रेप्लिकेशन हो रहा है एंड बाय एंड के जो पार्ट्स हैं वो कट आउट होते जा रहे हैं। एट ए लास्ट क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लॉस्ट, क्योंकि डीएनए जो है वो हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो है वो स्टोरेज हाउस होता है। तो अब इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में। तो ये चीज़ नोटिस करी गई किसके द्वारा, हे फ्लिक एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। उन्होंने सोमेटिक सेल्स में ये चीज़ देखी कि सोमेटिक सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, लेटर ऑन हर रेप्लिकेशन के बाद में जो है ऐसे गैप्स जो है वो रहते जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को उन्होंने क्या नाम दिया, हेफ्लिक फेनोमेना जो है वो नाम भी दिया। उन्होंने क्या कहा कि सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो 30 to 40 राउंड्स की जो उनमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करती, डिवाइड करना बंद कर देती हैं। एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जैसे कि हमें पता है वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें टीलोमियर्स कहा जाता है। ओके, विच हैव द रिपीटेटिव सीक्वेंस, इफ दे डिलीट फॉर सम टाइम तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम तक अगर वो डिलीट हो रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक वो डिलीट होते जाएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन जार्म सेल्स में उन्होंने देखा कि 30 to 40 टाइम्स के बाद भी वो डिवाइड कर रही हैं, बिकॉज उनमें एक एंजाइम होता है जिसे कि टीलोमरेज एंजाइम कहा जाता है। टीलोमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, उसका रोल क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो हमारी है उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है टीलोमरेज एंजाइम। तो वो क्या है वो हम देखेंगे, क्या इनका एक्टिव रोल है। सेल्स की अगर हम बात कर लें तो दो तरीके की सेल्स होती हैं। सोमेटिक सेल्स हमने पता है, देख ही ली हैं, 30 to 40 टाइम्स डिवाइड होती हैं, देन वो जी नॉट स्टेज में चली जाती हैं, रेस्टिंग स्टेज में वो चली जाती हैं। लेकिन जब हम जर्म सेल्स की बात करते हैं तो इवन आफ्टर 40 टाइम्स के बाद भी वो डिवाइड होती रहती हैं, बिकॉज उनमें जो है टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और कुछ जो ऐसी सेल्स होती हैं जो कि टीलोमरेज को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि हमारी जर्म सेल्स हैं या आपकी कैंसरस सेल्स हैं या कि स्टेम सेल्स हैं। अब कैंसरस सेल्स जो होती हैं उनमें भी ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। टीलोमरेज की कुछ खास बातें अगर हम करें तो ये क्या होता है, ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, मतलब इसे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती सिंथेसिस करने के लिए। ओके, आरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, इसे इसलिए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये टेम्पलेट को 3' OH की साइड से जो है वो इलोंगेट करने का काम जो है वो पर्टिकुलरली करता है। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर टीलोमरेज सीक्वेंस है। टीलोमियर रीजन ह्यूमन की अगर हम बात करें, ये सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज TTAGGG TTAGGG। और जीरिच सीक्वेंस होते हैं, सीरीज सीक्वेंसेस जो है इनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपका टेलोमेरेज एंजाइम है, टेलोमेरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर जो है ये अपोजिट रिपीट्स जो है वो प्रेजेंट जो है वो होते हैं। अब स्टार्ट करें अगर हम हमारी प्रोसेस की, दैट इज़ द रेप्लिकेशन मशीनरी। सो दैट इज़ द केस हेयर। ये क्या हुआ, हमारा टेलोमेरेज एंजाइम आया, यहाँ पे पहले ऑलरेडी गैप था, ठीक है, ये हमारा 3' OH पार्ट है,
3 प्राइम OH पार्ट है जहाँ पे ये एडिशन करने वाला है। रेप्लिकेशन मशीनरी अब आएगी, DNA पोल अल्फा आएगा क्योंकि उसे DNA का आगे का सीक्वेंस जो है वो ऐड करना है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपका जो है वो टेलोमरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, आपके जो गैप्स जो कि ओरिजिनली बचे हुए थे, फिल नहीं हो पाए थे, उनको जो है फिल करने का काम जो है ये करता है। अब नेक्स्ट हमारी जो बात आती है दैट इज़ द एज ए रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक लीनियर जो है वो DNA के स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ स्पीसीज जो है वो बाकी रह जाते हैं फिर भी, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो ये जो है DNA जो आपका पोल अल्फा है उसके बाद की जो है पिक्चर जो है वो देखने को मिलती है। टेलोमरेज एंजाइम जो है उसने अपने जो है वो सीक्वेंस जो है नए सीक्वेंस ऐड कर दिए। अब देखो, एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि आप सभी जानते हैं, डोली शीप का। डोली शीप बेसिकली क्या थी, वो एक एवरेज जो आपके शीप होती है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है, लेकिन डोली जो है वो 7 ईयर्स तक जी, उनके मतलब जिंदा रही, प्लस उसको जो है असासिनेट किया गया था एट द एज ऑफ 7। असासिनेट वाई, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा सिक थी, इतनी ज़्यादा मतलब वो इल थी कि वो सरवाइव करती तो भी मतलब वो जो है वो सिक ही, बीमार ही चलती। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन जो है साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसे असासिनेट किया था। बेसिकली मेन बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो उसमें थी वो क्या थी, टीलोमियर के शॉर्टनिंग के कारण थी। टीलोमियर की शॉर्टनिंग क्यों, बेसिकली जैसे कि अगर हम जानते हैं कि जो डोली आपकी जो शीप थी उसमें जो सेल्स ली गई थी, अब सपोज दिस इज द सेल, अडर सेल्स थी, ये आपकी क्या थी, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स थी एक शीप की। ये आपकी एग सेल थी जो कि दूसरी शिप से लाई गई थी। इसको इनएक्लुएट किया गया, न्यूक्लिएट किया गया, इसका न्यूक्लियस रिमूव किया गया और फ्यूजन जो है वो इसका करवाया गया विद दैट ऑफ द अनदर शिप, दैट इज अदर सेल्स का न्यूक्लियस इसमें डाला गया। देन उसे सरोगेट मदर जो है उसमें उसको रखा गया, उस पर्टिकुलर जाइगोट को। तो इसमें जर्म सेल्स तो थी ही नहीं। जर्म सेल्स ना होने के कारण, सोमैटिक सेल्स होने के कारण क्या हुआ कि उनमें जो है ये आपके टेलोमियर रेप्लिकेशन वाली, एंड रेप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली। और हर बार जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट होती रही और एज ए रिज़ल्ट वो जो डोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक रहती थी। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ड्यू टू द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, अगर सोमैटिक सेल्स का केस हो तो। और काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है दैट इज़ रेप्लिकेशन फोर्क। एक रेप्लिकेशन फोर्क में कितने DNA पॉलीमरेज जो है वो वर्क करते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पॉलीमरेजेस आते हैं, दैट इज़ पोल सैंकिन, प्राइमेज एंड द पोल 1। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 हैं, दैट इज़ एप्सिलॉन, डेल्टा एंड अल्फा, जिनकी हमने अभी भी बात करी है। तो इनमें भी 3 पॉलीमरेजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो ये एक ओवरव्यू टॉपिक है, चार्ट है, सारी स्टेप्स मैंने पहले बता रखी है कि भाई यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कैसा होता है, अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन होते हैं। देन इनमें जो है वो टेलोमियर रेप्लिकेटेड प्रोसेस, मेडिटेड प्रोसेस भी होती है। तो ये जो है आपके मल्टीपल जो है रेप्लिकेशन बबल्स आपको देखने को मिलते हैं। एस फेज़ के बिफोर आप देखिए, देन एस फेज़ के दौरान आप देखिए, एंड देन क्या होगा, एस फेज़ के एंडिंग पे जो है ये केस देखने को मिलता है। ये वेरियस यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेजेस है जिनकी फंक्शनिंग हमें देखनी है कि ये काम क्या करते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा ही है। ओके, देन लेटर ऑन अगर हम बात करें प्रोसेस की तो प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स का बनना, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, देन जो है वो इनिशिएशन का बनना, इनिशिएशन कम्प्लेक्स का बनना, रोल ऑफ वेरियस एंजाइम्स, PCNA वगैरह है। एप्सिलॉन का रोल लीडिंग स्ट्रैंड पे देखने को मिलता है, लेगिंग पे आपको डेल्टा का देखने को मिलता है। इनिशिएशन फेज कंप्लीट हो चुका है, हेलिकेज की एक्टिवेशन होती है। देन फर्दर ऑन जो है वो आपके एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है इनिशिएशन की प्रोसेस हो गई लोंगेशन के प्रोकैरियोट्स के जैसी ही है और मैंने बताई भी है। टर्मिनेशन में हमने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देख ही ली कि गैप जो है वो क्रिएट होता है। टेलोमरेज मैकेनिज्म का यूज़ करके हम बेसिकली क्या करते हैं, अब यहाँ एंड गैप हुआ,
तो कैन नॉट बी फिल्ड बाय एनी डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ क्या होगा, टीलोमियर की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। इसे ये एक तरीके का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये सीक्वेंस जो है बेसिकली आरएनए टेम्पलेट है, कंप्लीमेंट्री टू टीलोमेरिक डीएनए रिपीट जो आपका होगा उसके कंप्लीमेंट्री ये बनती है। और ह्यूमंस में ये सीक्वेंस मैंने बात करी ली कि कैसा होता है, तो आप देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है ये TTAA-GGG ये है, और टीलोमरेज आएगा और वो इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो करता है, और एज ए रिजल्ट जो है वो टीलोमियर बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ में एंड में, और 3 प्राइम OH ग्रुप के ऊपर एक्सटेंशन होगी टेम्पलेट के स्ट्रैंड की, और टीलोमियर का जो मूवमेंट है फर्दर हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा टेम्पलेट का, और ये हो जाएगा। और देन फिर क्या है, लाइगेज आएगा, और लाइगेज जो है इसकी बाइंडिंग एक्शन जो है यूज़ करके और इसकी फिलिंग जो है बेसिकली वो करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है 3 प्राइम एंड पे आएगा और उसकी जो है वो बाइंडिंग कर देगा। एंड प्रोसेसिंग कटिंग ऑफ द लूप और एक्सेस डीएनए जो उसकी कटिंग जो है यहाँ देखने को मिलती है। So yeah, this is all about the eukaryotic DNA replication, machinery, the raw materials, the enzymes involved, and overall part. So that's all for today. थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ a gene involving the promoter region, okay, the terminator region, and the ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज में जो है वो वेरियस पार्ट्स जो होते हैं उनको हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।